आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री अब से। ठीक है, तो ये है 6th क्लास की। ये है 6th क्लास से स्टार्टिंग करेंगे हमारे अतीत। ठीक है, ये सब पहला पेज है, ये सब यही है। 65 रुपए की है। ये आमक वगैरह, ये शिक्षा नीति वगैरह, ये सब है। ये किसने बनाई थी? ये है। सीधा चैप्टर 1 पे लेके जाते हैं। इंडेक्स का, इसका इंडेक्स। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम, पूरी 6th क्लास कवर करेंगे ये 11 चैप्टर तक। तो अब सीधा वहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, कब, कहाँ और कैसे। ये एनसीईआरटी ने पहले ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रीडर का सवाल वगैरह पूछा है। तो इसमें क्या है, अतीत के बारे में क्या जाने। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, इन सब के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लोग कहाँ रहते थे। अब ये कह रहा है कि मानचित्र में देखें। प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाएं। चलो ठीक है, नर्मदा नदी, ये रही नर्मदा नदी। यहाँ पे नर्मदा नदी है। और अब ये कह रहा है, नर्मदा नदी के आरंभिक में कुछ लोग कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ठीक है, वे जानवरों के शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम किरथर और सुलेमान, इसके बारे में ये कह रहा है, 8,000 वर्ष पुरानी पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को फसलों को उपजाया। कहाँ पे? सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों के पास। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना भी यहीं से आरंभ किया। उत्तर पूर्व में गोरा और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। विंध्य पहाड़ियां, ये रही विंध्य पहाड़ियां। ये नदी है सोन नदी के पास। विंध्य पहाड़ियां किधर है? ड्रॉ नहीं होता। विंध्य पहाड़ियां किधर है? सोन नदी के पास। ठीक है, यहाँ भी कृषि का विकास हुआ। ऐसे क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ था। अब ये कह रहा है, मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, सहायक नदी कौन सी होती है? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से निकलती है। ये सिंधु नदी एक बड़ी नदी है, इससे सहायक नदियां निकलती हैं। अब इसमें देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको सबको क्लियर कर देते हैं। सिंधु नदी किधर है? सिंधु नदी ये रही। सिंधु नदी से 5 नदी निकलती है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। एक व्यास, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। सिंधु से कितनी नदी निकलती हैं? 5। ठीक है, 47,000 वर्ष पूर्व किनारे के आरब नगर फूले फले फूले, यानी कि कुछ लोग बसना शुरू हुए थे किधर? सिंधु नदी के पास। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे में समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सबसे पहले लोग किधर आके बसने लगे थे? सिंधु नदी के आसपास। गंगा और इसकी सहायक नदियों को सोन का पता लगाओ। ये रही सोन नदी। गंगा नदी ये रही, इसकी सहायक नदी यहाँ से निकलती है, सोन नदी। ठीक, इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शाही बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया।
मगध के सबसे परिचित शासक कौन थे? अशोक। ठीक है। ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों और रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मुश्किल थी लेकिन असंभव नहीं थी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते थे। यानी कि व्यापार कैसे करते थे ये? जल मार्ग के द्वारा। ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरुओं का क्या काम था? धार्मिक गुरु शिक्षा और सलाह देते थे एक कस्बे से दूसरे कस्बे, सब हर जगह जा जाकर। अब यात्रा क्या क्यों करते हैं? मानचित्र को देखें। पहाड़ी तथा पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों की इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध यानी कि फैलाया। ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि देश का नाम कैसे पड़ा। इंडिया और भारत जिसे हम आज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो इंडिया जो किससे पड़ा? इंडस से। इंडस जिसे हिंदी में संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगाना है। 2500 वर्षों पूर्व की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस या इंडोस इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ईरानियों ने और यूनानियों ने कौन सी नदी? सिंधु के आसपास जो लोग रहते थे उस भूमि प्रदेश को उनको इंडिया का और इंडियावासी कहा। भारत नाम का एक प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। भारत का ठीक कहाँ पर मिलता है? 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो अतीत के बारे में कैसे पता चला? कैसे जाने? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है। अतीत यानी कि पास्ट, इतिहास कई तरीके से प्राप्त होती है। पुस्तकों को ढूंढना, पुस्तकों से, अंग्रेज पांडुलिपियों से। अब ये पांडुलिपि क्या होता है? मेन चीज ये पांडुलिपि ताड़पत्रों से बनी होती है। पांडुलिपि पेड़ को काट कर, ताड़ के पेड़ को पत्तों को काट कर उनको अलग अलग हिस्से में एक साथ बांध दिया जाता था। उससे ही पांडुलिपि तैयार होती थी। अब पांडुलिपि को इंग्लिश में कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट। मेनू शब्द हाथ से और स्क्रिप्ट यानी कि जो लिखा हुआ था पूरा ये। ठीक। इतने वर्ष में पांडुलिपि कीड़ों ने खा लिया तो कुछ नष्ट भी हो गई, लेकिन कुछ पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है जो किसके बारे में बताती हैं? जो पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहारों, राजों के जीवन और औषधियां, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय में चर्चा मिलती है। ठीक है। हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनसे भी मिलते हुए अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा में आम लोग करते थे। कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले जाते थे जो पत्थर पर लिखे जाते थे। पत्थर या धातु जैसी जो कठोर सतह होती थी उस पर लिखे जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि ताकि उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख है जो किसने बनवाया था? अशोक नामक शासक ने उत्कीर्ण करवाया था। इसके बारे में हम 28 आज में और विस्तार से पढ़ेंगे। उनका पालन कर सके, राजा रानी के बारे में बताया जाता था। ये सब कठोर सतह पर इसलिए बनाया जाता था जिससे
पांडुलिपि को क्या करते थे, कीड़े खा लेते थे, लेकिन कठोर सतह वैसी जगह तय रहती थी, इसलिए कठोर सतह पर बाद में इनको बनवाने जाए। इसमें ये बता रहा है ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इन कई वस्तुएं पकी ईंटें, मट्टी, धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद क्या क्या करते हैं इसमें ये बताया, चिड़िया, जानवर, मछली की हड्डी भी ढूंढते हैं। फिर क्या पुरातत्वविदों को कपड़ा अवशेष मिलते होंगे। अभिलेख तथा ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार प्राय शोध शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, शोध के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते करते जाते थे। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे। अब स्रोत एक तरीके से जैसे ये कोई भी सोर्स, स्रोत ये हो गया, कोई भी स्रोत में ऐसे जानकारी ले लेते हैं कि इस पे ये कितना पुराना होगा, इस पे क्या लिखा है, कोशिश करते थे जानने की। उसी से इतिहासकार जानकारी लेते हैं हर चीज की। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? या अतीत का शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। रानी और राजाओं का जीवन एकदम अलग था। नहीं नहीं, रानी राजाओं और कृषकों और पशुपालकों का जीवन, इन सब का जीवन अलग अलग था। शिल्पकार बहुत भिन्न था। ठीक है, रीति रिवाज का पालन करते थे ये लोग। उदाहरण के लिए आज भी अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, इस उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक जीत जाते थे या जो भी युद्ध होते थे उनका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इनकी जरूरत ही नहीं थी किसका शिकार करा, कितने मछली मारी, क्या काटा पीटा, क्या पशुपालक, क्या क्या करेंगे ये लिख के लेखा जोखा, तो इसलिए ये नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें अनेक जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, जो आज के समय में चलती है। तथा वर्ष 2000 का कहना है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले, जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के कहते हैं ईसा पूर्व। इस पुस्तक में 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की पूर्व तिथियों को उल्लेख करेंगे। अब अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी तिथि को एडी भी कह देते हैं। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना होता है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक, कभी कभी एडी की जगह सीई कह देते हैं, एडी की जगह सीई कह देते हैं, बीसी की जगह बीसीई कह देते हैं। सी अक्षरों का कॉमन एरा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है,
कभी कभी अंग्रेजी में इसे बीपी भी कह देते हैं, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सत्यों को उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों के प्रयोग भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश के मिस्र से मिलती है। अब ये जो है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसोटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्र तथा लिपि के 2 प्रकार में से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कारतूस। ठीक है। ये राजा और रानियों के नाम है। इसके बाद विद्वानों की यूनानी और मिश्र संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिश्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे कि तुम देख सकते हो कि यह एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बनाते हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया विभिन्न अक्षर किन के प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अभिलेख को पढ़ सकते हैं। ठीक। एल अक्षर के लिए इन्होंने शेर का प्रयोग किया है। ऐसे ऐसे तरीके थे, जैसे ओ के लिए इसका प्रयोग किया है, टी के लिए इसका, पी के लिए बॉक्स बना दिया, ऐसे पढ़ देते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने यात्रा और पांडुलिपि वगैरह के बारे में जानकारी ली। अब नेक्स्ट में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और देख लेते हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8,000 वर्ष पूर्व। और सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान 2500 वर्ष पूर्व। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या है।